फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 कैपेसिटर के कर लिए हैं। आज हम लेक्चर 3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हमने लेक्चर 2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किया था। जिसने नहीं किया है वो जाकर के देखे और कर ले। उसमें हमने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था तब की बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कैपेसिटर के बीच में पूरी तरह से भरा नहीं है। क्या है पूरी तरह से भरा नहीं है? तो भैया कैसे भरा हुआ है? पूरी तरह से भरा नहीं है इसका मतलब हुआ कि वो किसी टी थिकनेस पर भरा हुआ है। हमने देखा था कि हमारे पास एक एक्स प्लेट होती है और एक वाई प्लेट होती है। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज अंदर साइड दिया था। जब अंदर साइड हम इस पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो अपने आप नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा था। और जब इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था, हमने बोला था पूरे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भरते हो तो अलग फॉर्मूला आएगा, और अगर आप क्या करते हो किसी टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भरते हो तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ता है वो निकालने वाले हैं। जब हमारे पास क्या है पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, हाफ फील्ड है, इसे हाफ फील्ड बोल दो या फिर किसी टी थिकनेस पर फील्ड है। किसी टी थिकनेस पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, किसी टी थिकनेस पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब बच्चों दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी होती है वो डी होती है। क्या होती है? डी होती है। तो ये d माइनस टी बाई टू होगा। कैसे होगा? d माइनस टी बाय टू होगा। और ये कितना होगा? d माइनस टी बाय टू होगा। ऐसा इसलिए अगर ये t है, पूरा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है, तो d में से इस t को माइनस कर देंगे तो d माइनस टी बचा। d माइनस टी बचा जिसमें से आधा यहाँ का होगा और आधा यहाँ का डिस्टेंस होगी। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? इसके जो कैपेसिटेंस है, इसका जो हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना है वो k माना है। k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या माना हमने? k को हमने क्या माना है बच्चों? k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको? k को हमने क्या माना है? सुनो ना, k को हमने क्या माना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना है। अब आप जब भैया पढ़ा रहे थे पूरे भरे हुए में, तो आप क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे थे। जब पूरा भरा हुआ तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम वैल्यू निकाले थे तो डायरेक्टली निकाल दिए थे। इस प्लेट के कारण भी आ गया था इस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और वाई वाली प्लेट के कारण भी हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आया था। लेकिन यहाँ पे दो मीडियम है। यहाँ क्या है? एयर है। यहाँ हमारे पास क्या है? एयर है। हवा है कि नहीं है? यहाँ भी हवा है, यानी हवा का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा। बोलो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले जो जो आप डायग्राम में माने उसको रख दीजिए, लिख देते हैं। जैसे पिछली वीडियो में लिखे थे टेक टू प्लेट, हमने दो प्लेट माना है। टू प्लेट्स एक्स एंड वाई हमने दो प्लेट मानी है, ठीक है ना। एंड प्लस क्यू चार्ज जो है हमने प्लस क्यू चार्ज जो है हमारे पास, उसको हमने क्या किया? प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट एक्स, एंड हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेट एक्स को दिया है। तो जब हम एक्स को प्लेट को देते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो बोलो वाई में क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे पास क्या होता है वाई में? इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन इनर साइड ऑफ वाई के अंदर साइड माइनस क्यू जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। एंड आउटर साइड हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है? आउटर साइड क्या जनरेट होता है? प्लस क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ प्लस क्यू जनरेट होता है। ये हमने पिछली वीडियो में सारी चीजें इसको डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जा करके लेक्चर नंबर 2 को देख ले, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, एरिया हमने दोनों प्लेटों की ए मानी है। एरिया ऑफ बोथ प्लेट जो है हमारे पास क्या मानी है हमने? ए मानी है। एरिया जो है दोनों प्लेटों की हमने क्या मानी है? ए मानी है। जब हम एरिया दोनों प्लेटों की ए मानते हैं तो और क्या माना है? डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो हमने मानी है, हमने वो क्या मानी है? टी मानी है। बोलो ना, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हमने टी मानी है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है इज डी। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो हमने मानी है वो क्या मानी है? डी मानी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है हमने क्या मानी है? डी मानी है।
समझ गए ना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली है, d मान ली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी भैया एयर में अलग होगी और इसमें अलग होगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर की लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको यहां तक लिख लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एयर के कारण, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे अपन वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एयर के कारण लिखेंगे। तो एयर वाला तो आपको याद ही होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर जो होगी वो कितनी होगी बताओ, एयर के कारण ई नॉट जो मान लोगे तो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं होती है, पढ़े थे ना अपन कि यदि पैरेलल प्लेट होती हैं, दो पैरेलल प्लेट होती हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है किसी पॉइंट पर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जब तक कि कोई उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना भर दे, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक पार्ट जो दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है हमारे पास, मान लो कि ई मान लेते हैं अपन उसे, तो कितना होगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता है एयर का, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में के से एयर एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या होता है हमारे पास, के से मल्टीप्लाई होता है। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लें। यहाँ तक आपको समझ में आया है, कुछ नहीं किया हूँ, एयर वाले का मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन आगे मूव ऑन करते हैं। आगे जो हमारे पास होगा, ये तो हो गया हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमने लिख ली एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसमें लिख ली। फिर अपन ये बात करते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। जैसे V इज टू ईडी याद है आपको, पिछली वीडियो में इस्तेमाल किए थे, V इज टू ईडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते रहे हैं पर पिछली वीडियोस में हमने V इज टू ईडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था, इसी तरह से हमने इसमें भी यूज़ करना है। V जो होता है वो ईडी के बराबर होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, V इज टू ईडी के बराबर होता है, E इंटू डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअली में क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस अलग अलग है, हवा में कुछ है और कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, तो इसे ऐसे लिखेंगे E ऑफ एयर, ऐसे V इज टू ईडी जो है ना, तो इसे थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट जब अपन करेंगे V इज टू ईडी होता है एक्चुअली में, लेकिन क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, D ऑफ एयर, समझ गए हो, प्लस E ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड D ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नहीं समझ में आया कि आप क्या कर रहे हो कि दोनों मीडियम का अलग अलग लिखना पड़ेगा, दोनों, जैसे डेल्टा V इज टू ईडी होता है, V इज टू ईडी होता है, तो हवा में कुछ है, ये वाला पोर्शन हवा में है, इन दोनों के बीच में V इज टू ईडी जब लगाएंगे तो कुछ पार्ट हवा में होगा और कुछ पार्ट डाइलेक्ट्रिक में है, तो E ऑफ एयर इंटू डी ऑफ एयर, E ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटू डी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ना समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। E ऑफ एयर क्या है हमारे पास, बोलो, E ऑफ एयर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E ऑफ एयर कितना है, देखो E ऑफ हवा का जो एयर का जो E है वो कितना दिया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और एयर की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, d माइनस टी बाई टू यहाँ पे है और d माइनस टी बाई टू यहाँ पे है, यानी ओवरऑल कितनी हो गई हमारे पास, d माइनस टी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और डाइलेक्ट्रिक का जो दिया हुआ है हमारे पास वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, और डिस्टेंस जो दी हुई है हमारे पास वो थिकनेस है और वो t के बराबर है। देख लो जरा ध्यान से, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। आगे ना हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन, इसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पुटअप कर दिया है, ताकि हमारे पास V इज इक्वल टू ईडी निकला है, E ऑफ एयर लिखे हैं, D ऑफ ये हो गया, E ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गया, D ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गया। सिग्मा आप जानते ही हैं, सिग्मा मतलब होता है चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इसे एलिमिनेट करने की तो हम Q अपॉन एरिया से इसे एलिमिनेट कर देंगे सिग्मा। जब भी हमें फॉर्मूले को याद करने के लिए आसान बनाना होगा तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आया ना, यहाँ तक लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इसमें, आपने भैया ये तो निकाल दिया, आपने V इज इक्वल टू तो निकाल दिया, अरे अपने को कैपेसिटर निकालना है, क्या निकालना है, C की वैल्यू निकालनी है ना। तो याद करो Q इज इक्वल टू, इसे आप मान लो थर्ड इक्वेशन मान लो, याद करो Q इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, याद करो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आपने पढ़ा था ना, CV होता है,
बोलो ना, Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता है? इसे फोर्थ इक्वेशन मान लो। V की वैल्यू आपको पता है, तो V की वैल्यू यदि मुझे यहाँ से C निकालना है तो C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। आप इस थर्ड इक्वेशन को यहाँ पुट कर दीजिए, पुट थर्ड इक्वेशन ओवर हियर, ठीक है ना। आप जब थर्ड इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू CV होता है, हमें निकालना क्या है? हमें C निकालना है। तो C निकालना है तो C इज इक्वल टू Q बाय V हो जाएगा। अब V को यहाँ आके आप पुट कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q, और V की वैल्यू जो दी हुई है बच्चों यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। यहाँ तक आ गया? समझ में कि नहीं आया? देख लेना, पूछ लेना अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है। C इज इक्वल टू हमने Q बाय V की वैल्यू बस रखा है। सिमिलर यही सेम प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में जब पूरी तरह से भरा था तब के लिए भी यही किया था कि हमने V इज इक्वल टू ED से V लिखा था, और V लिखने के बाद C इज इक्वल टू Q बाय V में V को एलिमिनेट किया था। सिमिलरली यहाँ पे हमने यही किया है, C इज इक्वल टू Q बाय V लिखे हैं और V की वैल्यू वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ से हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी? इसे इरेज कर देना, थोड़ा नीचे वाला पोर्शन इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन वहां पे पुट कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ से Q तो दिया हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन कर लो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचा? D माइनस टी प्लस T बाय K बचा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा? C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, और ये D माइनस टी प्लस T बाय K। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बताओ? सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन A होती है। क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन A। इसकी जगह Q अपॉन A रख दोगे, जब इसकी जगह आप Q अपॉन A रखोगे तो आपके पास C इज इक्वल टू Q अपॉन A रखोगे तो Q अपॉन A जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, नीचे Q अपॉन A रखोगे तो A ऊपर चला गया है, अपॉन D माइनस टी प्लस T बाय K। Q से Q कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों? यहाँ से रिजल्ट जो आ रहा है मेरे पास वो ये आ रहा है कि E नॉट A बाय D माइनस टी प्लस T बाय K होता है। दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो मैं फॉर्मूला जनरलाइज कर देता हूँ। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलो मैं फॉर्मूला 1 मिनट में जनरलाइज कर देता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक मैं फॉर्मूला जनरलाइज कर रहा हूँ, आपको मैं पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था उसके फॉर्मूले भी जनरलाइज कर रहा हूँ, मतलब कि आपको याद रहे जिससे, ठीक है ना। तो देखो C इज इक्वल टू हमने पढ़ा था E नॉट A बाई D होता है सिंपल में, जब हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में ना भरा हो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। फिर हमारे पास एक C का फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या होता है? C का फॉर्मूला एक होता है जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से भरा हो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से भरा हो, पूरी तरह से भरा होगा तो K से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक्स्ट्रा टर्म K आ गया है। फिर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से भरा हो उसका फॉर्मूला फुल्ली डाइलेक्ट्रिक है ना, इसी तरह से बोल सकते हो पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा था, पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम था, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। और अब जब पार्शियली है, पूरी तरह से नहीं है, E नॉट A D माइनस टी प्लस T बाय K होता है। ये क्या होता है हमारे पास? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, है ना, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक के लिए, है ना, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक के लिए। कब के लिए है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक, मतलब नो डाइलेक्ट्रिक, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अच्छा, के जो होता है एक ऑब्जेक्टिव आता है पेपर में, बहुत ज्यादा काम का है। हालांकि आपकी बुक्स में जो है बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ थोड़ा आपको, जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखने हैं। एक हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। और जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका, किसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास किसी भी सॉलिड कंडक्टर का होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड का क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट बोल देना यहाँ पे, तो वो होता है हमारे पास K इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। ये दो ऑब्जेक्टिव में आते हैं आपके। एयर का कितना होता है? 1 होता है, और अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो कितना होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉलिड इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस अगर आप ये फॉर्मूला बस याद है ना तो ये अपने आप निकाल लोगे। देखना कैसे निकालता हूं मैं। अगर आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हवा है, पूरी तरह से हवा, ये वाला फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला निकालूंगा।
हवा है तो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू k बराबर 1 होगा। जब यहाँ पे आप k बराबर 1 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, c इज इक्वल टू ई नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी हो जाएगा। k बराबर 1 रख दिया हूँ, t से t कट जाएगा, देखो यही फॉर्मूला आ गया। यानी हवा में ये फॉर्मूला आ गया। और k इज इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होता है हमारे पास, जब पूरी तरह से डायरेक्ट्रिक मीडियम होता है तो k इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रख देंगे तो आपको पूरी तरह वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस चीज को पूरी तरह से मेंशन कर लीजिएगा। जो पिछली वीडियो थी अपनी, उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पूरी तरह से भरा हुआ, और इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, टी थिकनेस वाला। दोनों फॉर्मूले दोनों जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो इन दोनों के आने के चांसेस 100% में से आप मान के चलिए 95 से अबव है। ठीक है ना। थैंक यू लवर्स।